अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि कोरोना के बारे में बात करें। कोरोना के बारे में बहुत बात हो चुकी है और अब तो सारे लोग ही ऑलमोस्ट कोरोना के एक्सपर्ट बन चुके हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है और एक इंटरनेशनल ट्रेंड क्या है। तो मैंने इस तरह सोचा कि मैं ख़ुद बात ना करूं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे अजीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यूके में हैं और अमेरिका के अंदर हैं, और कुछ उनमें से बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और कुछ जो हैं वो जूनियर डॉक्टर हैं, तो उन सब से मैंने कहा कि छोटे छोटे क्लिप्स बना के मुझे भेजें ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं। तो इस वीडियो में उन सारे क्लिप्स को इकट्ठा करूंगा ताकि हमें एक अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमैया है और मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। मैं रॉयल एडलर हॉस्पिटल में एज ए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल की बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे एज ए सिटीज़न ऑफ दिस प्लानट कोरोना वायरस के असरात के बारे में बात करने का मौका दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं कि कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी में इज्तमाई और इनफरादी तौर पर बेशुमार मस्बत और मनफी असरात मुरतब किए हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पर देखें तो हम सब इस वक्त एक अजीब से खौफ में मुब्तला है। हम एक बेयकीनी का शिकार हैं, चूँकि इस वायरस ने इस पूरी दुनिया के डायनामिक्स को तब्दील करके रख दिया है। 2-3 महीने पहले जो दुनिया इस कदर तेज़ी से चल रही थी कि उसकी तेज़ रफ्तारी से हमें डर लगता था। जब वक्त किसी के इंतज़ार में नहीं था, कोरोना वायरस के बाद वो दुनिया जैसे ठहर सी गई हो और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वक्त कब ख़त्म हो। अगर हम हस्पतालों की बात करें तो हेल्थ सेक्टर को कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। हमारे हस्पतालों में ज़्यादा फोकस कोरोना को लिमिट करने में और इसके मरीज़ों को देखने का है, क्योंकि जाहिर है ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है, ये एक क्राइसिस है। उसकी वजह से दीगर मरीज़ और उनकी जो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, उनकी आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट्स और इलेक्टिव सर्जरीज़ कैंसिल हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि शायद मुस्तकबिल में हम इंशाल्लाह कोरोना पे तो कंट्रोल कर लेंगे और हमारे अस्पतालों में कोरोना का इतना मरीज़ नहीं होगा, लेकिन डिटीरियोरेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से शायद हमें ज़्यादा मरीज़ देखना पड़े। अगर हम इनफरादी तौर पर बात करें तो इस वक्त हम लोग एक डोरमेंट पीरियड से गुजर रहे हैं। इस वक्त हमारा असल मकसद अपने आप को इस वबा से महफूज रखना है। तो हाल हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, मुस्तकबिल हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। जैसे एक मेजर सर्जरी के बाद डिकंडीशनिंग होती है और फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह जब हमारी दुनिया इस क्राइसिस से निकलेगी, वो एक वक्त होगा जब हम एक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के बाद दोबारा नॉर्मल फंक्शन करना शुरू करेंगे। हमें अपने आप को इस पीरियड ऑफ डोरमेंसी में उस वक्त के लिए तैयार करना है, क्योंकि असल चैलेंज वो होगा। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं पाकिस्तान, उसकी आवाम और ख़ास तौर पे अपने तमाम फेलो डॉक्टर्स को तहे दिल से ख़राज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि इन महदूद वसाइल के बावजूद इनको इतने भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वबा को लड़ने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। आखिर में बस मैं इतना कहूँगी कि दिल बहुत दुखता है कि हम अपने प्यारों से नहीं मिल सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम घर में महसूर होकर रह गए हैं। लेकिन सराइकी में एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि जब जेड़े वेले किस्मत खराब होवे ते छत ते बैठे इंसान को भी कुत्ता पट वेंदा है। जिसका कहने का मकसद ये है कि जब कुछ दिन बुरे आए हों तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें और इस वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया मत करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये हम सबका फ़र्ज़ है। और दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह आप सबको खुश रखे और सब सेहत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हामिद मुख्तार है और मैं एक तबीब हूँ अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में। यहाँ पे एक अस्पताल है जिसका नाम गायसिंगर मेडिकल सेंटर है और वो सेंट्रल पेंसिल्वेनिया में थोड़ा सा रूरल एरिया है, थोड़ा देहाती इलाका है, उसमें ये हॉस्पिटल है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और ये यहाँ का टर्शियरी केयर सेंटर है। तो जैसे आपको पता होगा कि कोविड-19 की वबा सारी दुनिया में फैली हुई है और ख़ास तौर पे अमेरिका इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो डॉक्टर जावेद इकबाल जो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं और माशाल्लाह काफ़ी शोहरत रखते हैं, उनके कहने पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ ताकि थोड़े से यहाँ के हालात से भी मुतला किया जा सके। तो हमारे अस्पताल में ज़्यादा केसेस नहीं हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 17 या 18 केसेस जो हैं वो हमारे अस्पताल में हैं। उनमें से 6 केसेस जो हैं वो इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और उनमें से 6 में से 5 जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। इस वक्त बाकी अस्पताल में मरीज़ों की तादाद काफ़ी कम है, तो इसलिए हमारा वर्कलोड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि अब यहाँ के तमाम शहरियों को ये कहा गया है कि वो घर में रहें और अगर घर से निकलें तो वो मास्क पहन कर निकलें। तो मास्क मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पे 2 तरह के मास्क इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये आम सा मास्क है जो कि सर्जिकल मास्क है, ये लेवल 1 मास्क है। तो ये आर्म प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी रहता है, लेकिन जिस वक्त के आप किसी ऐसे मरीज़ को देखते हैं जहाँ पे के चांसेस हों कि उनको कोविड-19 है या जिनको कि कंफर्म्ड हो कोविड-19 है, तो उसमें एक मास्क जो आप पहनते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और वो ये वाला मास्क है, इसको कहते हैं N95। तो इसमें और आम मास्क में फ़र्क ये है कि ये आपके मुंह को बिल्कुल चारों तरफ सील कर देता है जब इसको आप ऐसे लगाते हैं और इसके रबर बैंड इसके पीछे से अपने सर पे लगा लेते हैं, तो ये डोनाल्ड डक की तरह शक्ल बन जाती है इंसान की। तो उससे ये होता है कि ये तकरीबन 95% जो हवा में मौलिक ज़रात हैं उनको ये रोक लेता है। और चूँकि ये टाइट सील क्रिएट करता है तो इसलिए हवा कहीं और से नहीं आ सकती, सारी हवा को इसके अंदर से पास होके जाना पड़ता है और इसमें ख़ास किस्म का फ़िल्टर लगा हुआ है। ये डिस्पोजेबल होते थे और ये इनकी कोई ख़ास कीमत नहीं है, तो लेकिन अब चूँकि शॉर्टेज हो गई तो इसलिए इसकी ज़्यादा वैल्यू बन गई, तो इसको N95 इसी को कहते हैं। और हम इसे जो है वो इस्तेमाल के बाद हर 6 घंटे के बाद इसको स्टेरलाइज़ कराते हैं। उनके पास वो एक तरीका है जिससे कि वो इसको स्टेरलाइज़ करते हैं ताकि इस मास्क को आप दोबारा इस्तेमाल करते रहें। तो जब तक ये मास्क जो है वो मतलब जब कुछ थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो फिर हमें नया मास्क दे देते हैं ये। तो ये है N95। अमेरिका में इसको N95 कहते हैं, इसको N95 मास्क भी कहते हैं और रेस्पिरेटर भी कहते हैं। और चाइना में ये KN95 कहलाता है और यूरोप में इसका कुछ और नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसके अलावा इसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको आप नहीं लगा सकते अगर आपकी दाढ़ी है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे लगाते हैं तो दाढ़ी जो है वो सील नहीं बनने देती ठीक से। तो इसलिए जिन लोगों की दाढ़ी हो, अनलेस कि बिल्कुल छोटी छोटी स्टबल की तरह की दाढ़ी हो, उनको ये N95 जो है वो रेकमेंड नहीं करते। और उसके लिए एक ख़ास किस्म का एक इक्विपमेंट होता है, मैं उसकी फ़ोटो इसमें लगाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, थोड़ा सा मैं एडिट करके। तो उसको कहते हैं पापड़, PAPR। तो पावर्ड ये रेस्पिरेटर होता है। तो PAPR पावर्ड, मुझे उसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि पूरा उसका वो है, लेकिन इट इज़ इसमें जो है वो बिल्कुल वो खलाबाज की तरह की ट्यूब लगी होती है और वो पूरा आपके चेहरे को कवर कर लेता है। सिर्फ आंखें नज़र आ रही होती हैं और उधर से थोड़ी सी मशीन लगी होती है जो कि वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके और हवा को फ़िल्टर करके उसमें से गुजारती है। तो एनीवे,
تو یہ ہے سچویشن اس کی آئسولیشن کے بارے میں. اس وقت امریکہ میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ کیسز پازیٹیو آ چکے ہیں اور ابھی تک یہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ڈیلی تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار نئے کیسز روزانہ ہو رہے ہیں اور تقریباً 2000 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں بھی کافی ٹھیک ٹھاک قسم کا لاک ڈاؤن تھا. تو لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کی مین وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک دم جو ہے وہ بہت زیادہ کیسز نہ ہوں تاکہ ہیلتھ کیئر سسٹم. بدقسمتی سے پاکستان میں تو ہیلتھ سسٹم پہلے سے ہی اوور ویلمڈ ہے، تو اس لیے جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ ہیلتھ سسٹم ان کو پراپرلی تو کوپ نہیں کر سکتا. بس یہ قسمت کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے، خاص طور پہ جو بوڑھے ہیں جن کو کہ اور کئی امراض ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی اسٹریٹجی زیادہ کامیاب ہے. کیا اس کو ایک آہستہ آہستہ سلگتی ہوئی آگ کی طرح چھوڑا جائے جو کہ بہت عرصے تک چلے، جس سے کہ بہت سارے جو غریب لوگ ہیں متاثر ہوں گے، یا اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. کھلا چھوڑنے میں ایک تو آبویسلی نقصان یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلے گا اور بہت زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ایک دفعہ ہو جائے گا تو ان میں اس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جائے گی، تو ان کو دوبارہ نہیں ہوگا، کم از کم 1 سال تک تو نہیں ہوگا ان کو دوبارہ، اور ممکن ہے کہ کافی عرصہ ان کی مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے. اور اس کے علاوہ بچوں میں جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ سیویئر ڈیزیز کے ریلیٹیولی کم ہیں، اگرچہ بعض بچے بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچوں میں یہ بہت سیویئر نہیں ہوتا اور بغیر کسی علاج کے 80 سے 90% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کسی قسم کے کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. تقریباً کوئی 10-15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اور تقریباً کوئی 5-10% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جن کو کہ ایکچولی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اور جن لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ان کا پاکستان میں بچنا کافی مشکل ہے. بہت کم لوگ بچیں گے اگر وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ وینٹیلیٹر نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ وینٹیلیٹر رکھیں گے بھی تو ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی صحیح کرنے والے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اتنا شاید ایکسپیرینس بھی نہ ہو، اور ایکسپیرینس ہو بھی تو بھی بہت ایکسپرٹ ہینڈ میں بھی اس کی مورٹیلٹی کافی زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ زیادہ سیویئر ڈیزیز نہ ہو اور میجورٹی کو ہے مائلڈ ڈیزیز ہو کے اور وہ اس میں مزاحمت پیدا ہو جائے. تو بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، میری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلد جان چھڑائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر حسن امتیاز گل ہے. میں انٹرنل میڈیسن کا کنسلٹنٹ ہوں ہیری فورڈ ہاسپٹل کے اندر، اور کووڈ-19 کے ساتھ میرا بڑا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. وہ اس طریقے سے کہ مثلا لاسٹ ویک میں نے 2 جو وارڈ کور کیے ہیں ان میں صرف وہ پیشنٹ تھے جو کووڈ پازیٹیو PCR کے ذریعے اپنا ہو چکے تھے. تو اس لیے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کووڈ-19 کے نان کلینکل اسپیکٹس جو کہ ہم لوگوں کو افیکٹ کیے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اپنا میرا ڈیوٹی روٹا افیکٹ ہوا ہے. اب مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب پہلے ہم ایک ہی کالم تھا کنسلٹنٹس کا، لیکن اب گرین کنسلٹنٹس ہیں جو کہ نان کووڈ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد اب ریڈ کنسلٹنٹس ہیں جو کہ کووڈ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد پرپل کنسلٹنٹس ٹیمز ہیں جو کہ اینڈ آف لائف اور پیلیٹیو پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. لیکن اپنا آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ، وی آر پراؤڈ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وی آر اسینشیل سروسز لائک آرمڈ فورسز، پولیس اور ڈاکٹرز. سو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ جس وقت ہم روڈز پہ جاتے ہیں تو پیپل کلیپ کرتے ہیں اور سم ٹائم پیپل پلیٹس کو ٹیپ کرتے ہیں. سو وی فیل مور ریسپیکٹفل. گھروں کے اندر جس چیز کو اس نے افیکٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو 2 چلڈرن وچ آر ویری ویری ہارڈ ورکنگ چلڈرن، لیکن اپنا بہرحال آن سائٹ ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. دونوں کوپ کر رہے ہیں. اپنا
they both are studying quite good number of hours, but still मैं prefer करता हूँ कि they should go back to their university and their school as early as possible to come to the required standards. उसके बाद एक और चीज ने कोविड ने इफेक्ट किया, वो फिजिकल एक्टिविटी को. ओनली हेल्दी बॉडीज हैव हेल्दी माइंड्स. तो कोविड की वजह से रूडिमेंट्री लाइफस्टाइल लोगों का हो गया. लोग घरों से बाहर नहीं जाते, लोग घरों के अंदर रहते हैं. उससे लोगों की मूवमेंट स्लो हो गई है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी स्लो हो गई है. लोग स्विमिंग पूल में नहीं जाते, लोग जिम में नहीं जाते, लोग राइडिंग के लिए नहीं जाते, लोग आर्चरी के लिए नहीं जाते. उससे सारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है. और जिस वजह से अपना मैं समझता हूं कि ये बड़ा जरूरी होता है कि लोग जो हैं वो बाहर जाएं और मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी करें. ये बड़ा वाइटल चीज है ह्यूमन हेल्थ के लिए. इसके साथ साथ जाहिर है ये कोविड-19 जो है ये लोगों की मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है. मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोग बाहर जाएं, एक दूसरे से मिलें, वैरायटी ऑफ पीपल से मिलें, कम्युनिकेट करें, सन के नीचे फिरें, स्काई के नीचे फिरें, रेन को देखें, रिवर को देखें. जाहिर है कोविड-19 की वजह से ये कुछ भी नहीं हो रहा और इस वजह से जो है वो लोग इस पे इफेक्ट हो रहे हैं. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तमाम मुश्किलात के बावजूद आई एंड माई फैमिली इज ह्यूमरस और वी राइज टू द ओकेजन. वी आर फाइटिंग वेल. क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बंदे में सिर्फ एक ही फर्क होता है. सक्सेसफुल बंदे जब मुश्किलात आती हैं तो वो ज्यादा फाइट करते हैं एंड दे राइज टू द ओकेजन. और अनसक्सेसफुल बंदे जब मुश्किलात आती हैं तो दे बॉग डाउन. तो थैंक यू वेरी मच. आई थॉट टू शेयर few things with you. Assalamu alaikum. My name is Salman and I'm making this video for the Dr. Javed Iqbal's YouTube channel. He is my mamu, so we are related. And he's asked me to make this video with the situation in Ireland, which is where I live. I'm a dentist by profession and I'm going to talk about two separate things very briefly. One is my professional setting and one is the personal experience that I've had with this virus. Professionally, the government has told us that we should be only opening for emergency treatments. All elective treatment has stopped. We have installed a lot of new guidelines where we are screening patients to make sure they're not showing any COVID-19 symptoms or signs of any flu. And this is to minimize their contact with our staff and also to minimize a spread with our patients. We are getting patients from all over the country. Some people are traveling 3 to 4 hours to come to us. So we're getting to experience a lot of different culture of Ireland within Ireland as well. And really, it's professionally, it's a busy time. We, in terms of our personal protective equipment, we are having some shortages. We are only allowed to use one mask in a day. We've just recently got the N95 masks. We're wearing full surgical gowns and visors, which normally dentists will not wear in a routine setting. So these are some changes that have come about in a professional setting. The staff morale is high. Most people are happy to work in this situation. Other workers who may have elder relatives or may have some health conditions that could predispose them to the coronavirus, and they have been urged not to work. But the government has done a good initiative because those people are still getting their salaries, which is helping them stay afloat and keep paying their bills. That applies to a lot of the other workers as well in other industries in this country. Also, there are a lot of checkpoints, and the police are checking to make sure there's no unnecessary travel in the country. We are given letters, so people who are working are given a letter by their employer to state that they are actually going to work and coming back from work and not doing any other travel. The only situations we're allowed to go outside is to do some grocery shopping or to do some exercise, walking or running outside, or to care for our relatives.
And my friends who work with me as well, they have actually split us into teams, so we can't see our friends either, because what they are planning for is if one team gets, or someone is affected in one team, then it's not transferred to the other team, so the other team can continue to provide emergency care to patients. This is just in case. Personally, it's a time which has given me a lot of things to do that I otherwise would not have the time to do. I'm spending more time at home because our working hours have reduced. I'm doing more things that otherwise, would be very difficult to manage in my schedule. For example, working out, exercising, doing a lot of reading, reflecting, praying, reading the Quran with translation. Ramadan is coming soon as well, so working less would certainly be an advantage. My wife, as well, my mom, they've started Arabic classes, so they're learning a new language. My brothers, they have more time now to prepare for the exams. Schools are off until September, most likely. So they're spending a lot of time, they have more time to prepare. We're playing a lot of things, we're doing a lot of things that we used to do as kids. We're playing cricket, we're in our back garden, and we're playing video games and, card games. And so it's been a good time personally. But hopefully all this situation goes over soon, and we can all get through this together. इंशाल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर बिया है और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ को कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया है, इसी तरह यहाँ पर भी लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर डाला है। जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लेवल 3 है, तो सिर्फ मेडिकेशन के लिए जाया जा सकता है या ग्रॉसरी के लिए जाया जा सकता है और एक हेल्थ वॉक के लिए जाया जा सकता है। तो जब भी लोग ग्रॉसरी के लिए भी जाते हैं तो एक सर्टेन लेवल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। एवरी पर्सनल यूज़ के बाद बिलिंग काउंटर को क्लीन करते हैं। उसके बाद लिफ्ट में भी एट अ टाइम एक ही बंदा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से लोग काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और अब न्यू केसेस भी आना यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो होपफुली यहाँ पर कोरोना के केसेस बंद हो जाएंगे वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद गोंदल है और मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन ब्रुकलिन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में हूँ फॉर लास्ट 6 to 7 years। आज अप्रैल 20 है और आज जो है वो केसेस जो यूएसए में है तकरीबन 7.5 लाख के करीब टोटल केसेस हैं, जिसमें से अबाउट 42,000 पेशेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। और न्यूयॉर्क स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 250,000 के करीब केसेस हैं और 14,000 पेशेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो अगर हम मॉर्टेलिटी देखें तो ये तकरीबन 5 से 6% के दरमियान बनती है। हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 100 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं और तकरीबन 350 पेशेंट्स हैं वो दूसरे फ्लोर्स पे हैं। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा सिक हैं, उनके ऑर्गन फेल हो रहे हैं। और उसमें अगर आप एज ग्रुप की बात करें तो वो हर एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, तकरीबन एज बिटवीन 20 to 50 जो है वो तकरीबन 40 to 50% पेशेंट्स हैं। तो ओवरऑल जो डिजीज़ है ये इट्स अ वेरी हाईली कंटेजियस और वेरी फेटल डिजीज़। और ओवरऑल जो हमारे न्यूयॉर्क में और यूएसए में जो ट्रेंड है पेशेंट्स का, वो जो हॉस्पिटलाइजेशंस है वो काफ़ी कम हो रही है और नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो भी कम हो रहा है। लाइक लास्ट वीक जो है वो तकरीबन 700 के करीब पेशेंट्स जो है वो पर डे उनकी डेथ हो रही थी और अभी जो है तकरीबन 400 पेशेंट्स के करीब हो रही है। तो इसमें जो चीज़ें हेल्पफुल हो चुकी हैं हमें, वो ज़्यादातर जो हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें, और जो नॉन एसेंशियल बिजनेसेस जो उन्होंने यहाँ पे क्लोज किए हैं उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। और अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने इस चीज़ को स्टॉप कर देना है, इसको अभी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स जो है वो कंटिन्यू रखना है। और देन जो रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी और जो प्रोसेस होगा
उसको जो है वो केयरफुली कंसीडर किया जाएगा। और इसमें जो है वो इंक्रीज टेस्टिंग भी की जा रही है, 3 टाइम्स इंक्रीज जो है वो कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। और उसके अलावा जो है वो एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है उसमें भी जो है वो पेशरफ्त की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसानुल्लाह खान। मैं यहाँ पर अपस्टेट न्यूयॉर्क एक हॉस्पिटल में एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें हम 3 किस्म के पेशेंट्स देख रहे हैं। एक जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको सिर्फ फीवर है या कफ है, और कुछ मॉडरेट सिम्टम्स हैं जिनको थोड़ी सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जिनके चेस्ट एक्सरे पे कुछ इन्फिल्ट्रेट्स यानी निमोनिया लाइक पिक्चर्स है या वायरल निमोनिया है। और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस, यानी उनको बुखार भी है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बहुत है और उनकी ऑक्सीजन भी बहुत लो है। तो इस किस्म के हम मरीज़ देख रहे हैं। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो 80% केसेस हम देख रहे हैं, और जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं वो 15% केसेस देख रहे हैं, और जो सीवियर है वो तकरीबन कोई 5% किस्म केसेस हम देख रहे हैं। तो माइल्ड से मॉडरेट में हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और जिथ्रोमाइसिन, इवन हम जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनमें हम ये कम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो ये ऑफ लेबल है, स्टडीज़ अभी इनकन्क्लूसिव है, कोई प्रूवन मेडिकेशंस अभी तक कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इनिशियली हमने बहुत ज़्यादा एडमिशन रेट देखा। आपसे अगर कपल ऑफ वीक्स पहले की बात करें तो एडमिशन रेट न्यूयॉर्क स्टेट में ऑलमोस्ट कोई 1600 के करीब था। अब वो तकरीबन 200 के करीब है ओवरऑल इन हॉस्पिटल्स न्यूयॉर्क स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। वजह क्या बनी? सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग और लॉकडाउन। तो फ्यूचर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, डोंट टच योर फेस, और हैमर एंड डांस की पॉलिसी, यानी जहाँ हमने कोई पॉकेट देखी उसको डायग्नोज किया, आइसोलेट किया, उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की, तो फिर हम इन केसेस को इसी तरीके से स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इकानमी को ओपन कर दिया बगैर किसी मेजर्स के, तो फिर हमें शायद फिर दोबारा इसी रेट में जो हमने इनिशियली बहुत ज़्यादा केसेस हम न्यूयॉर्क स्टेट में देखे, तो इसी रेट से हमें ये केसेस दोबारा ना देखने पड़े। बहरहाल हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉलिड मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे, और hopefully we have some medications in our hands, और hopefully हम कुछ अरसे में शायद 12 से 18 महीने में कोई वैक्सीन भी हमें मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा चौधरी है और मैं कायदा मेडिकल कॉलेज बहावलपुर पाकिस्तान की ग्रेजुएट हूँ और न्यूयॉर्क में मुकीम हूँ। न्यूयॉर्क में इस वक्त मैं कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन की स्टूडेंट हूँ। मैं कोरोना वायरस और जो कोविड-19 की पैंडेमिक है उसके बारे में, अपनी ज़िंदगी पर उसका जो इम्पैक्ट है और जो इसकी मैं समझती हूँ कि जो इसका मुस्तकबिल पर असर है उसके बारे में मैं कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 5 हफ्ते से घर में आइसोलेशन में हैं और बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड हम लोग घर में ही हैं। हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं, घर से ही पढ़ रहे हैं। हमारा कॉलेज बंद हो गया, स्कूल भी बंद हो गया और हम लोग रिमोट एक्सेस पे अपनी स्टडीज़ जारी रखे हुए हैं। मेरे हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं। हम लोग पहले भी वैसे इसके आदी थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। हमने बहुत जल्दी अडेप्ट किया और इट वाज़ अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। हम लोग एक बहुत पहले से ही डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हम जो भी हफ्ते में एक दफ़ा ग्रोसरी के लिए जब बाहर जाते हैं, वो भी सिर्फ मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो मास्क पहन के और बहुत केयरफुली सारी चीज़ें ला के पहले हम उनको बाहर सोप से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद उनको हम घर में लेकर आते हैं और नॉन पेरिशेबल को हम यूजुअली गाड़ी में 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके अलावा फ़िलहाल हम बस अपने घर में हैं, बाहर लोगों से हमारा कोई सख्त मिलना जुलना नहीं है। जो भी
حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز جاری کی جاتی ہیں یا جو بھی ہمارے گورنر یا جو میئر ہیں وہ جو بھی اپڈیٹس دیتے ہیں ہم ان کو بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. ایون جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی پریس کانفرنس سنتے ہیں. اور اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز یا اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق لوگوں کو سنیں اور ان کو فالو کریں. اس وقت ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر ایک اجتماعی ایفرٹ کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس میں عقل مندی اور سمجھداری ہے کہ جو آپ کے لیڈر ہیں اور وہ آپ کو ایک راستہ بتا رہے ہیں اور ایک پلان دے رہے ہیں تو ان کو سنیں اور سمجھیں اور اس کو فالو کریں. ہم لوگ گھر میں بچوں کی پڑھائی کا ایک سسٹم ہے یا جو ایک روٹین ہے اس سے چل رہے ہیں. ہم لوگ اپنے کام یا اپنے کالج کی وجہ سے بھی 9 to 5 کی جو ہماری نارمل روٹین ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور بچوں کو مصروف رکھتے ہیں, خود بھی مصروف رہتے ہیں. تھوڑا سا شروع میں ریلیکس لگا لیکن اب جو ہے وہ یہ فکر ہے کہ اس طرح سے زیادہ دیر نارمل یہ لائف نہیں ہے. ہم نے آگے اس میں سے باہر آنا ہے اور ہم نے اپنی لائف کو گزارنا ہے. فیوچر میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت کیئرفلی ابھی سے سوچ لینا چاہیے اور ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. ہمارے ساری آرگنائزیشنز میں اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں تھنک ٹینکس بہت ضروری ہیں. ہمارے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اس کو آگے مینیج کرنا ہے یا ہم لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. ہمیں بہت عرصے تک بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. جو ہماری اکانومی پہ اس کے امپیکٹ ہیں ان کو آج بیٹھ کے سوچنے کا ٹائم ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ریسیشن سے بچانا ہے یا جو ہمارا کوئی اگر اکانومی ہماری مارکیٹس ڈاؤن جاتی ہیں یا بزنس ڈاؤن جاتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے دوبارہ اوپر اٹھانا ہے. اور تھوڑا سا انفرادی سوچ کی جگہ اجتماعی سوچ رکھنی پڑے گی اور صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا, سب کے بارے میں سوچنا ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے, آپ کے نیبرز, آپ کے فرینڈز, آپ کی فیملی میں لوگ اگر کسی ڈسٹریس میں ہیں تو ان کو آپ نے ہیلپ کرنا ہے اور چیئر اپ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. جب تک کہ اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں آتی یا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آتی اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہم ایک نارمل لائف میں دوبارہ کبھی واپس جا سکیں گے. سو اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنے کی اور بہت سمجھداری اور اچھی سوچ کے ساتھ اور بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے فیصلے کرنے ہیں. کوئی ایموشنل ڈیسیجنز نہیں لینے, فریک آؤٹ نہیں ہونا, بالکل بھی سوچے سمجھے بغیر کسی چیز کو سٹارٹ نہیں کرنا. اور کوشش کرنی ہے کہ آگے ہماری فیوچر جنریشنز کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا ہے لیکن ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھنا ہے. سو بہت بڑے لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. تو ہم یہاں پہ سوچ رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جیسا کہ آپ نے ابھی یہ تمام لوگوں کی رائے دیکھی, کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ سم ہاؤ پاکستان کے اندر یہ بیماری اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں پھیلی جس طریقے سے UK کے اندر, امریکہ کے اندر اور اٹلی کے اندر اور ایران کے اندر پھیلی ہے. تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ ٹیمپریچر کا عمل دخل ہو سکتا ہے یہاں جو وائرس ہے اس کی اسٹرین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے یہاں لوگوں کی امیونٹی ڈفرینٹ ہو. لیکن پھر بھی میری یہ ساری باتیں سن کے تمام ایکسپرٹس کی میری گزارش یہی ہوگی کہ ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے جس سے تھوڑا سا بزنس کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے, لیکن جن بزنس کی اجازت دی بھی گئی ہے نا اس میں بھی ہمیں وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور ہاتھوں کو ناک, منہ اور آنکھوں تک نہ لے کے جائیں. اور اس کے علاوہ جب بھی باہر جائیں تو ماسک پہن کر جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا فاصلہ ہو. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور بزرگ ہیں ان کو خاص طور پر غیر ضروری طور پر باہر نہ نکالیں اور ان کو جو بھی بیماری ہے اس کا پراپر طریقے سے علاج کیا جائے. جیسے اگر کسی کو شوگر ہے تو شوگر کا علاج کیا جائے, کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کا علاج کیا جائے, اور جو ان کو بیماریاں ہیں ان کی دوا میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے. اور باقی تمام لوگ بھی اپنی خوراک کا خیال رکھیں تاکہ ان کی امیونٹی ٹھیک رہے. 3 چیزیں جو بار بار کہی گئی ہیں, پراپر غذا,
یعنی سبزیاں پھل خاص طور پہ سٹرس فروٹ وائٹامن سی اس میں چونکہ بہت ہوتا ہے وہ. دوسرا پراپر سلیپ, صحیح ٹائم پر سونا اور سٹریس کے بغیر رہنے کی کوشش کرنا, اور تیسرا ہلکی پھلکی ایکسرسائز. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.